नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा के रण की। कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटों पर निगाहें टिकी हुई हैं और दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी होंगे शामिल। और इधर कांग्रेस में भी गहमागहमी तेज हो गई है। कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर फीडबैक का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली टिकटों को लेकर फीडबैक लेने में जुटे हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों को लेकर 29 फरवरी को सीईसी की बैठक होगी और बैठक हो सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा के लिए कई सीटों पर पैनल तैयार किए हैं। प्रदेश की 25 सीटों पर 1 से 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। वहीं 4 सीटों पर सिंगल नामों का पैनल तैयार किया गया है। अब प्रदेश नेतृत्व की ओर से तैयार किए गए इस पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, जिस पर चर्चा के बाद फिर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकेगा। और इसके अलावा 4 सीटों पर कांग्रेस ने सिंगल नाम तैयार किए हैं। वहीं 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर 2-2 नाम फाइनल किए गए हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को ए और बी कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में उन सीटों को शामिल किया गया है जिन सीटों को हर तरह से सेफ माना जा रहा है। ए कैटेगरी में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं बी कैटेगरी की अगर बात करें तो करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, अलवर और नागौर लोकसभा सीट को रखा गया है। बीजेपी इस बार 25 लोकसभा सीटों में से 15 पर प्रत्याशी बदल सकती है और इन 15 में से 6 सीटें वो हैं जिनके सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया था। इसमें अगर बात किया जाए दिया कुमारी, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर और बाबा बालकनाथ विधायक बन चुके हैं। ऐसे में राजसमंद, जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीट पर नया प्रत्याशी उतारा जाएगा। वहीं जिन 3 सीटों के सांसद विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए हैं उनको बदलने की पूरी संभावना बताई जा रही है और इनमें अजमेर से भागीरथ चौधरी, जालोर और सिरोही से देवजी पटेल और झुंझुनू से नरेंद्र कुमार खींचड़ को इस बार पार्टी फिर से टिकट देने के मूड में नहीं है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मार्च के पहले सप्ताह में पहली लिस्ट जारी कर सकती हैं। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि लोकसभा के रण के लिए कौन कितना तैयार है। दोनों ही पार्टियां किस फार्मूले के तहत चुनाव में उतरेंगी और टिकटों के अगर बात करें चयन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है और चुनावी सभा में क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच उतरेंगे। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कांग्रेस की कितनी तैयारी है, बीजेपी की कितनी तैयारी है। अहम बात यही हो जाता है लोकसभा का रण कौन कितना तैयार है। बीजेपी की कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होनी है और सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी इस बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा इसको लेकर थोड़ा इंतजार कीजिए। और चुनाव में टिकटों को लेकर मंत्रणा की जाएगी। कांग्रेस में भी गहमागहमी का दौर जो है वो तेज हो गया है। टिकटों को लेकर फीडबैक का दौर भी चल रहा है। रंधावा, डोटासरा और जूली फीडबैक ले रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस में कई सीटों पर सिंगल नाम तैयार किए गए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें सीईसी की बैठक में 29 फरवरी को मार्च के पहले सप्ताह में पहली सूची जारी हो सकती है। यानी इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो ये बड़ी बात यह है कि इस बार क्या कुछ होता है। तो आपको बता दें कि
तो किसकी कितनी तैयारी, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेश गर्ग, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। राजकुमार शर्मा, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, बहुत बहुत स्वागत हेमंत जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत सुरेश गर्ग जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अच्छी तरह चल रही है। हमारा मिशन ये है कि एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें हमको हिंदुस्तान में जीतनी है। जब 370 हिंदुस्तान के अंदर जीतनी है भारतीय जनता पार्टी को, तो तैयारी भी उसी तरीके से है। जब हमारे पास में विश्व के लोकप्रिय नेता, जिसकी पूरे विश्व के अंदर 77% रेटिंग है, वो हमारे पास में मौजूद है, तो हमें कहीं पे भी किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। हम जिस राज्यों में पिछली बार 100% हमारा रिजल्ट रहा है, उनमें हम उन्हीं राज्यों में 100% हमारा रिजल्ट रहेगा। जिन राज्यों में हमारा 90% रिजल्ट रहा है, उनमें हम 100% लाने की कोशिश करेंगे। जिन राज्यों में हमारा 50% रिजल्ट रहा है, तो उसको 70-80% लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। हम 370 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत के आएंगे और नरेंद्र मोदी जी को वापस तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो चलिए राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे कि तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं, और वैसे भी राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कब पहुंचेगी राजस्थान, अब इसके विषय में कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। बहरहाल तैयारियां बताएं। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पूरे देश भर में शिकस्त देने के लिए तैयार और कमर कस के खड़ा है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी सफल चल रही है। पहले वाली भारत जोड़ो यात्रा भी बहुत सफल हुई थी। हिंदुस्तान की आम जनता का, आम आवाम का बहुत आशीर्वाद मिला था। राजस्थान की जहां तक बात करूं मैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 25 सांसद मिले थे, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 सांसद हम राजस्थान से नहीं लेने देंगे। इस बात का प्रण कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कर लिया है। कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 9 साल से देश में राज कर रही है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने जुमले बोल के, झूठ बोल के शासन में आए थे। 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जीएसटी, नोटबंदी, ये तमाम जी जो बढ़ती हुई खाई है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक पहुंच रही है राजस्थान में? भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। हमने वहां जो हमारा फ्लैग होता है वो हमने ले लिया है और अब वो एमपी में वापस एक दिन के लिए आई थी, एमपी में वापस एंट्रेंस करके, और 3 या 4 दिन बाद वो राजस्थान में वापस आएगी और आगे फिर बढ़ती भी जाएगी। चलिए ठीक है। हेमंत जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां जो अपना अपनी अपनी बात तो कहेंगे। बीजेपी कहेगी हम 25 के 25 सीट ले जाएंगे, कांग्रेस कहेगी हम नहीं लेने देंगे। आपका क्या एनालाइज है, क्या आप विश्लेषण करते हैं? देखिए सौरभ जी, राजस्थान में 25 सीटें हैं। 2014 में 25 सीट बीजेपी को मिली थी, 2019 में भी 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, और अब फिर 25 सीटों की तैयारी में बीजेपी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि बीजेपी 370 के पार, एनडीए 400 के पार। जब ये इस तरह का नारा दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एक एक सीट पर बीजेपी नजर गड़ाए हुए है। हालांकि बीजेपी ने खुद माना है कि ए और बी कैटेगरी उन्होंने कैटेगराइज की है बीजेपी ने, और बी कैटेगरी में करीब 6-7 सीटों को रखा है जहां पर बीजेपी मान के चलती है कि वहां पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी मजबूत नहीं है। उनमें दौसा है, भरतपुर है, टोंक सवाई माधोपुर है, करौली धौलपुर है, अलवर है, नागौर है, बाड़मेर है। लेकिन अब बीजेपी अपनी कमजोरी को पहचानती है और कमजोरी को वो ताकत में बदलने की मादा रखती है। लेकिन कांग्रेस
जहां मजबूत है ना वहां भी कमजोर हो जाने का मादा रखती है, ये दिक्कत है। अब जब राहुल गांधी, इनकी सो कॉल्ड आला कमान, इनके राजकुमार, इनके युवराज, इनके बादशाह जो भी है अपन कहें, आला कमान कहें, अब उनको तो जब लोकसभा चुनाव सिर पर है तब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे कहां भारत जोड़ना चाहते हो, किनको न्याय दिलाना चाहते हो? अरे भाई अपनी पार्टी को तो न्याय दिला दो पहले, अपने नेताओं को तो न्याय दिला दो पहले, अपने कार्यकर्ताओं को तो न्याय दिला दो पहले। अरे लोकसभा चुनाव सिर पर है और आप यात्रा निकालने में लग रहे हैं। देखिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कहते हैं मेरे को ऑफ द कैमरा, वो कहते हैं साहब इतना पैसा, इतना संसाधन इनकी यात्राओं पर फिजूल खर्च हो रहा है और पार्टी के पास पैसा तो पहले ही नहीं है, वो तो क्राउड फंडिंग करने में लगी हुई है पार्टी तो, और इन यात्राओं पर पैसा बहाया जा रहा है। इस समय पार्टी बिल्कुल तैयारी के मूड में है नहीं। अब राहुल गांधी जब अपनी यात्राओं में पत्रकारों से दुर्व्यवहार करेंगे, उनको पिटवाने का काम करेंगे, है तो कैसे इसका अच्छा पॉजिटिव कोई मैसेज जाएगा क्या? अब राजस्थान कोई अछूता है क्या उससे? राजस्थान में अछूता नहीं है, तो कैसे इनको कोई सीट मिल पाएगी? जब पहले 2 चुनावों में इनको एक सीट नहीं मिल पाई तो अब कैसे मिल पाएगी? क्या तैयारी है? और एक बात और है, अब बड़े नेता इनकी पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो युवा नेताओं को आगे लाएंगे। अब वो उनको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, वो कहते नहीं नए लोगों को सामने लाइए। उनको पता है ना चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, वो टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, फिर अब नए लोगों को वो बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस से बहुत सारी दिक्कतें हैं, आला कमान इनका है नहीं। कौन आला कमान है? अब भरतपुर में देखिए ना, सुभाष गर्ग इनके एमएलए पार्टी के सिंबल पर जीते, अब वो जयंत चौधरी की चूंकि पार्टी केंद्र में बीजेपी के साथ बैठ गई, अब भरतपुर में इनकी हालत पतली हो गई। वो कांग्रेस की मीटिंग्स में ही नहीं आ रहे सुभाष गर्ग तो इनके हालात अच्छे नहीं है। कैसे ये अपनी नैया को पार लगा पाएंगे मुझे नहीं पता। हमारे राजकुमार शर्मा जी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। अब आप इनको जयपुर से टिकट दीजिए ना, ये टक्कर दे सकती हैं। मैं ये बात सीरियसली कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये बात मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूं। लेकिन कार्यकर्ताओं का भरोसा, कार्यकर्ताओं पर भरोसा कांग्रेस का नहीं है ये, जबकि बीजेपी में कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। भजनलाल शर्मा जैसे कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है ना, तो ये दिक्कत है। अब जब तक अच्छा एक चीज और है ना, ये पता ही नहीं है कि जिन नेताओं को आप टिकट दे दे, उनका पता ही नहीं वो कल कांग्रेस छोड़ के चले जाए बीजेपी में। तो यही पता नहीं है किस नेता को टिकट दे, किस नेता को टिकट नहीं दे। अभी तो यही भागम भाग लगी हुई है, तूफान आया हुआ है कांग्रेस पार्टी में। और इनके सचिन पायलट के सबसे बड़े पैरोकार कौन थे कांग्रेस में? प्रमोद कृष्णन थे ना। अब वो तो कहते हैं कि साहब जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है, और जब तक सनातन है जब तक नरेंद्र मोदी है। तो अब क्या सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं जाएंगे क्या? कोई पता नहीं कब चले जाए। अभी आपको ब्रेकिंग चलानी पड़ जाए कि सब सचिन पायलट तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके। ये हालात इनके बन चुके हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीजेपी की हालत कुछ पतली थी, महेंद्र सिंह मालवीय आ गए ना बीजेपी में, अब वहां पर वो मजबूत हो गई। तो जो रणनीति इनके पास है, जो आधुनिक आज जिनको चाणक्य कहा जाता है ना अमित शाह को, वो रणनीतिकार कांग्रेस में नहीं है। उनकी रणनीति केवल एक तरफ चल रही है, कैसे कांग्रेस की रैयत सुरेश है। ठीक है आपकी बात है। सुरेश जी मेरा सवाल आपसे, देखिए अनीता भदेल जो अजमेर से सांसद हैं, वो एमएलए हैं, डिप्टी सीएम के सामने ही वो नाराज हो गए, गुटबाजी की बात करें। क्या बीजेपी में ये जो बात सामने आई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये नाराजगी की तस्वीर सामने आई है, आखिरकार ये क्या है? इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्या? देखिए सौरभ जी, इस तरह की नाराजगी चलती रहती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और दिव्या जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, उन्होंने भी बताया था कि मुझे जानकारी में नहीं है कि वो किस तरह की नाराजगी है। तो अगर मान लो किसी कार्यकर्ता से या किसी व्यक्ति से नाराज हुए तो इसका ये मतलब नहीं है कि अजमेर में नाराजगी है। तो ये छोटी मोटी घटनाएं, देखो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ 13 करोड़ 14 करोड़ मेंबर्स है, विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है तो नाराजगी चलती रहती है। लेकिन मैं अब कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि साहब पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी ने क्या किया। इन्होंने कहा था कि साहब 15 लाख रुपए, अरे राजकुमार जी 15 लाख नहीं 35 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से गरीबों के पास पहुंचे।
रोजगार की जहां तक बात करते हो 28.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है। 2014 से पहले 8.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट थे, यानी कि नए 20 करोड़ ईपीएफ अकाउंट खुले, 44 करोड़ मुद्रा लोन बांटे। एक व्यक्ति को भी अगर रोजगार मिलता तो 44 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। सुशासन आज पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए, आतंकवादियों की कोई घटना होती है क्या? पहले तो ये पता नहीं होता था कि जयपुर में घटना हो रही है, दिल्ली में हो रही है, मुंबई में होती है, आए दिन घटनाएं होती थी आतंकवादी की। अब बता दीजिए कोई आतंकवादी की घटनाएं होती है। तो ये है मोदी जी का सुशासन। फिर इन्होंने कहा नोटबंदी। अरे नोटबंदी के बाद में तो आप देखिए, आप इनकम टैक्स का कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कहां से कहां पहुंच गया। आपके टाइम पे कितनी 4.5 करोड़ की रिटर्न होती थी, आज 8.5 करोड़ की रिटर्न है। हमने इनकम टैक्स में क्या तब्दीली कर दी, आप आज रिटर्न भरो, उसके 2 घंटे बाद में आपको रिफंड मिल जाता है। आपके टाइम पे क्या होता था, 10% कमीशन देके रिफंड मिलता था। ये हमने सुशासन और ये दिया है जनता को राहत दी है। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि साहब रोजगार, जीएसटी, अरे जीएसटी का कलेक्शन देख लीजिए, 18.5 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन है प्रतिवर्ष का। ये दिया हमने। सुरेश जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए, 11 लाख 12 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थाने के सामने गोली मार दी जा रही है, कहीं महिलाओं को बांध कर पीटा जा रहा है, डायन कहा जा रहा है। ये सब भी थोड़ा अपने ध्यान में रखिए। अभी आपकी सरकार चल रही है, उसका तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। ये सौरभ भाई, इसका भी मैं जवाब दे देता हूं। थाने के सामने गोली मार दी जाती, जो पिछले 5 साल का जो एक गहलोत जी का एक बुरा कार्यकाल रहा है ना, जिसमें केवल एमएलओ को खुली छूट दे रखी थी, तो उसको सुधारने में टाइम लगता है। लेकिन हम, आप देखिए कि जैसे ही है तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हम इंतजार नहीं करते कि ये चीज होएगी फिर 7 दिन बाद 10 दिन बाद में उस घटना को के ऊपर काम करेंगे, तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये है भजन लाल जी की सरकार का सुशासन। तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, जनता को राहत देते हैं, जनता को रोजगार देने का वादा किया है। राजस्थान में तो हम रोजगार देंगे जनता को हमने 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया, तो 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। जनता को हमने कहा कि पेपर लीक के मामले में एसआईटी गठित करनी है, तो हम एसआईटी गठित कर दी। हमने एंटी रोमी स्क्वाड गठन करने के वादा किया था, हमने वो गठन कर दिया। हमने ईआरसीपी के लिए बोला था, हमारी सरकार आते ही हमने ईआरसीपी का वादा पूरा कर दिया। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, क्यों नहीं ईआरसीपी? राजकुमार जी, कांग्रेस ये सब चीजें हैं जो जनता को पता है, जनता उसी बदले में हमको 25 की 25 सीटें राजस्थान में देगी। राजकुमार जी, कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर रंधावा और डोटासराय, ये बड़े नेता जो आपके हैं, वो फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक ठीक है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कहीं नहीं है कि 2 नेता भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को हर राज्य और दिल्ली तक ठिकाने लगाने में लगे हुए। मैं राजस्थान का आपको जिक्र करूं, 2 नेताओं को तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में निपटा दिया। एक नेता को पूरे 5 साल से लेके आज तक तरसा रहे हैं, जिनका राजस्थान में बहुत बड़ा जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कोई एक रत्न दिया जा रहा है, किसी को साइड में किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को निपटाने का काम पूरे देश भर में चालू कर रखा है, और कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत नेता थे उनको अपनी पार्टी में लाने का लगातार इनका प्रयास जारी है। कुछ हद तक ये कहीं न कहीं कामयाब भी हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान को, हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी के साथ राजस्थान की धरा पे और हिंदुस्तान की धरा पे खड़ी है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी का छोटा बड़ा एक सवाल ये बताइए, एक सवाल का जवाब ये है, अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, वो कह रहे हैं कि राजस्थान को तो अशोक गहलोत ने ही कबाड़ बना दिया, उन्होंने वो किसी का आगे बढ़ने ही नहीं दिए और ना बढ़ने देते हैं। क्या ऐसा है क्या? सौरभ जी, किसी भी अधिकारी का पद से हट जाने के बाद जो बयान होता है, वो बयान का व्यक्तिगत हो सकता है, किसी और तकलीफ को दर्शाता है, किसी और पार्टी से उनका जो प्रेशर हो सकता है वो दर्शाता है। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मजबूत नेता हैं। अशोक गहलोत जी बहुत दशकों से राजस्थान की जनता की सेवा करते आए हैं, और कोरोना में भी राजस्थान की जनता ने कहा था कि भला हो अशोक गहलोत का, कि कोरोना के वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। तो राजस्थान की जनता भी जानती है कि अशोक गहलोत जी किस नेचर के आदमी हैं। कांग्रेस पार्टी भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कोरोना में
अशोक गहलोत जी की तारीफ की थी और देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी। और सौरभ जी एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक तौर पे अगर कहीं मोदी साहब अगर किसी से डरते हैं तो उनका नाम है अशोक गहलोत। मोदी जी अशोक गहलोत जी के बहुत अभिन्न मित्र भी हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर वो कोई कतराते हैं तो उनका नाम है अशोक गहलोत। इसलिए निश्चिंत रहें, अशोक गहलोत जी राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान की कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है और वो मजबूत नेता है। अब हो सकता है आपसे उनकी कम पड़ती हो, किसी और से कम पड़ती हो, किसी और का कोई काम नहीं किया या किसी और का कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, इस कारण से वो भी व्यक्तिगत बयान दे। अच्छी बात है, आपने अशोक गहलोत की अच्छी तारीफ की, खूब कसीदे पढ़ दी। हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अशोक गहलोत का कार्यकाल आपने देखा, जब इतने बड़े जननायक, इतने बड़े नेता, तो जनता ने नकार क्यों दिया अशोक गहलोत की सरकार को? वजह क्या आपको लगी? देखिए सौरभ जी, अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि लोकेश शर्मा अधिकारी था। शायद राजकुमार शर्मा जी को भी पता है कि लोकेश शर्मा कोई अधिकारी नहीं था, वो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और राजकुमार जी को यह भी अच्छे से पता है कि लोकेश शर्मा कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के साथ साथ ही राहुल गांधी की सिफारिश पर अशोक गहलोत के पास आया था। जब पिछले कार्यकाल में, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, तो चूंकि ये सोशल मीडिया का अच्छा जानकार है लोकेश शर्मा, इसको मैं सोशल मीडिया की जानकारी है, तो राहुल गांधी की सिफारिश पर ही इन्होंने इसको अपना ओएसडी बनाया था, अपने साथ अटैच किया था। तो ये तो बात है। अब जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह की बात करेंगे, लोकेश शर्मा ने एक ट्वीट किया ना कि बहुत अशोक गहलोत कहते थे कि कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, अब तो कुर्सी ने भी पीछा छोड़ दिया। देखिए, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं हकीकत में कहूं ना, शायद राजकुमार जी को बहुत बुरा लगेगा और वो मेरे पर आपत्ति भी उठाएंगे, लेकिन सुनने के मादा होना चाहिए। अगर कांग्रेस को किसी ने खत्म किया है, चाहे वो राजस्थान में खत्म किया, चाहे देश में खत्म किया, वो है एक नाम अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जिसने सीपी जोशी को खत्म किया, जिसने परशुराम मदेड़ा को खत्म किया, जिसने सचिन पायलट को खत्म किया। लोकेश शर्मा यही तो कह रहे हैं, दत्तक पुत्र की तरह रहते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी, आप अच्छे वक्ता हैं, आपका ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन मैं ये बता दूं, लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार थे, ओएसडी थे। ओएसडी चाहे बीजेपी बैकग्राउंड से हो, चाहे कांग्रेस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आरएएस अफसर हो, चाहे वो आईएएस अफसर हो, मुख्यमंत्री जी के पास, उनके पास विशेषाधिकार का पद था, जिसको इंग्लिश में ओएसडी कहा जाता है। और ओएसडी के हैसियत से वो काम कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, अशोक गहलोत जी की कार्यशैली को पूरा राजस्थान भी जानता है, आप स्वयं भी जानते हैं। आप चैनल पर कुछ और बोल रहे हैं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है, और अशोक गहलोत जी को तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, गुजरात जानता है, गुजरात जानता है। मजबूरी नहीं है, ये तो एक राजकुमार जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं ये चैनल पर बैठकर दावा करता हूं, ऑन कैमरा दावा करता हूं कि अशोक गहलोत की ओएसडी ऐसे ओएसडी थे जिन्होंने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को लाखों रुपए में बेचा है। मैं क्लेम करता हूं, और मेरे सामने कोई आके बहस करे, मैं अशोक गहलोत जी को इस बात के लिए, बहस के लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं कि उनके शासनकाल में, इस शासनकाल में जितनी अनियमितताएं हुई, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ और जिस तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को नीलाम किया गया, वो अशोक गहलोत के इस शासनकाल में किया गया। आदरणीय गोयल साहब, वो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता सब दुरुस्त है। और जहां तक अशोक गहलोत साहब की बात आती है, आप इसी वक्त नरेंद्र मोदी जी को फोन लगा लीजिए और उनसे पूछिए कि आप राजनीतिक तौर पे अगर लोहा मानते हैं तो किस नेता से मानते हैं। वो स्वयं कहेंगे कि अशोक गहलोत जी मेरे मित्र भी हैं, लेकिन निश्चित तौर पे राजनीति के जादूगर हैं, और अशोक गहलोत जी राजनीति के जादूगर हैं। मैं, हो सकता है आप किसी बात से, उनकी बात से परेशान हो सकता है आपका कोई व्यक्तिगत काम किसी कारण से नहीं हो पाया हो, लेकिन राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत जी हैं। हर चीज को व्यक्तिगत ले जाते हैं, अशोक गहलोत हर चीज को व्यक्तिगत ले जाते हैं, सबसे लोकप्रिय हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी वर्तमान के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है राजकुमार जी, व्यक्तिगत कहां से हो गया, चलिए कोई बात नहीं। सुरेश जी, मेरा सवाल आपसे, ईआरसीपी को लेकर भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने यात्रा निकाला, ठीक है, ओके राजकुमार जी प्लीज, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं। सुरेश जी, मेरा सवाल, ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक यात्रा निकाला, कितना फायदा होगा लोकसभा चुनाव में?
लोकसभा के चुनाव में तो हमने बताया ना कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें लेके आ रहे हैं। ईआरसीपी फायदेमंद हो गया। क्षेत्र हम नहीं छोड़ेंगे जहां से हम जीत के नहीं आएंगे। और सर ईआरसीपी हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ। मुझे ये बताइए कि ईआरसीपी पिछले 5 साल तक अशोक गहलोत जी ने लटकाए रखी। पिछले 5 साल तक अशोक गहलोत जी ने उसको लटकाए रखी। अब हमारी सरकार आते ही हमने 40 दिन के अंदर ईआरसीपी के अंदर समझौता कर लिया। 3 ट्रिपल इंजन की सरकार है, तुरंत समझौता हो गया। और फिर 2,80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 13 जिले की जगह 21 जिलों के अंदर पानी मिलेगा। 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना में भी 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार का। यानी कि 45,000 करोड़ रुपए में राजस्थान सरकार का मात्र 4,500 करोड़ रुपए लगेगा। जबकि अशोक गहलोत जी के टाइम पे यही 60-40 का रेशियो था। 60% केंद्र सरकार का, 40% का राज्य सरकार। तो ये पीड़ित महिलाएं, अरे अजीब, अब आप अजय राजकुमार जी, ये गहलोत जी की बढ़ाई करना बंद करो। अशोक गहलोत जी की बढ़ाई करना बंद करो। आपको कोई जुगाड़ करना तो दूसरी जगह जाओ शरण में। अब ये डूब गया, ये सितारा डूब गया। राजकुमार जी, सितारा डूब गया। ज्यादा बढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। हकीकत पे आइए आप राजकुमार जी, हकीकत पे आइए। बजरी माफिया पुलिस वालों को मार रहे हैं। राजकुमार जी, हकीकत पे आइए। अशोक गहलोत जी का सितारा डूब गया। आप केंद्र सरकार उनकी बात मानने वाली नहीं है। आपका केंद्र अशोक गहलोत जी की बात मानने वाली नहीं है। देख लिया, अशोक गहलोत जी की बात मानने के बाद में आपकी सरकार चली गई। यहाँ पे राजस्थान को आपने अराजकता के अंदर डाल दिया था। इसलिए राजकुमार जी, इन चीजों से कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत के आ रही है यहाँ पे। कोई भी काम नहीं हुआ है। हाँ, करेंगे। चलिए ठीक है। हेमंत जी, मेरा सवाल ठीक है, आप दोनों से इतर एक हेमंत जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हेमंत जी, देखिए, जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, विधानसभा चुनाव हम देख रहे थे, बीजेपी ने एक मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया, वो था सुरक्षा को लेकर, अपराध को लेकर। अब आपको लगता है कि क्या बीजेपी जो मुद्दा लेकर आई है उसको अब वो सही कर पाएगी? राजस्थान में आपराधिक घटनाएं जो है वो कम होंगी। देखिए, अभी 2 दिन में, आपको 2-3 दिन में याद होंगे, कई सारे मामले होंगे। थाने के सामने गोली मार दी जा रही है, महिला को जो है डायन के मार दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे मामले आए हैं। हेमंत जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने भी वही चुनौती होगी जो कांग्रेस के सामने वो चुनौती थी, वो सुरक्षा और अपराध को लेकर? देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं वो शर्मनाक है और उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और पुनरावृत्ति भी नहीं हो, इसके भी प्रयास किए जाने चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सरकार को आए 2 महीने हुए हैं। 5 साल में जो गंदगी फैल गई राजस्थान में, जो सारी व्यवस्था पटरी से उतर गई, अफसरशाही हावी हो गई थी, उसको सुधारने में वक्त लगेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी प्रदेश में अगर इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से शर्मनाक है। और अब चूंकि भजनलाल शर्मा सीएम बने हैं, केंद्र का पूरा यहां पर कहना चाहिए कि वो ध्यान रखे हुए हैं सारी व्यवस्थाओं पर। तो केंद्र भी पूरी तरह से इस बात का ध्यान रख रहा है कि चूंकि ये सरकार हमने भेजी है, हमने यहां सरकार बनाई है, तो ऐसा नहीं हो कि सरकार अच्छे से चल नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा और अगर इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति इनकी होती है तो निश्चित रूप से ये बात गलत होगी, क्योंकि ये इशू बीजेपी ने उनके कोर इश्यूज से, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की बात हो, सारे इश्यूज कोर इश्यूज थे बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में। तो निश्चित रूप से एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपसे मैं विश्लेषण चाहता हूं कि आपने, ठीक है, कांग्रेस अब बीजेपी की नई सरकार बनी है, कोई बात नहीं, छोड़ दे 2 महीना की बात। इससे पहले, कांग्रेस से पहले वसुंधरा राजे की जब सरकार थी, उस समय की स्थिति आपने देखा, फिर कांग्रेस की देखा कि राजस्थान में एक मुद्दा हमेशा से जो है वो उठता रहा है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर, कैसे महिलाएं सुरक्षित हों, सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत किया जाए और अपराध को कैसे कम किया जाए। आपको लगता है कि इन सरकारों में सबसे अच्छा बेहतर काम किसने किया? आपका जो पर्सनल ओपिनियन हो बताएं। देखिए सौरभ जी, ये बात आप मान के चलिए कि जब तक पुलिस पर पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं खत्म होगा ना, तब तक इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं रोक पाएंगे हम। होता क्या है कि पुलिस उतनी सुदृढ़ अभी भी नहीं है।
पुलिस उतना फ्रीली काम अभी भी नहीं कर पाती है जितना उसको करना चाहिए। जब तक पुलिस को फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करेगी। पुलिस जब तक जनता के साथ फ्रेंडली काम नहीं करेगी तब तक इन घटनाओं पर कोई भी सरकार आ जाए रोक लगाना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भजनलाल शर्मा है, एक चूंकि वो जमीन से जुड़े हुए करता है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है निश्चित रूप से, और चूंकि पहला कार्यकाल है, उन्हें आगे अपनी जमीन को जमाना भी होगा और आगे उनको अपना भविष्य भी दिख रहा है, पॉलिटिकल कैरियर भी उनको दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो बेहतर काम करेंगे। और नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे बिल्कुल चिंता का विषय है ये तो। बिल्कुल। चलिए राजकुमार जी, देखिए अब बीजेपी तो अपनी बात कह ही रही, बीजेपी कह रही कि हम 25 के 25 ले आएंगे, लेकिन आप कह रहे थे हम रोकेंगे। चुनौती आप क्या मान रहे हैं? आपके सामने जो चुनौतियां हैं उसके विषय में कुछ बताएंगे क्या? क्या बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं, या और जो चीजें हैं लोकसभा में आपको चुनौती क्या है उसके विषय में बताएं थोड़ा। सौरभ जी, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल तक शोर मचाया था कि राजस्थान को फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए, 24 घंटे काम करने वाला फ्री मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्री चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी की कॉपी करी, और भजनलाल जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पर्ची की सरकार है, उन्होंने भी गृह मंत्रालय अपने पास रखा हुआ है। 3 दिसंबर को सरकार इनकी दोपहर में आ गई थी, तब से लेके आज तक कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा का हाल बेहाल है। अब रही बात, आपने कहा चुनौती, हमको चुनौती इस बात की है कि राजस्थान की जनता ने हमको 71 सीटें दी थी, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान की उम्मीदों पर हम खरा उतरें। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2.5 पौने 3 महीने में राजस्थान को नहीं संभालने का काम किया है, केवल दिल्ली को संभालने का काम किया। मुख्यमंत्री बार बार या तो कभी यूपी जाते हैं, कभी मुरैना जाते हैं, एमपी जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, तो लगातार मुख्यमंत्री जो अपने व्यक्तिगत पॉलिटिक्स को जमाने में लगे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे 71 विधायकों को लेकर के विधानसभा में, लोकसभा में, सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे और राजस्थान की सेवा के लिए, राजस्थान के भले के लिए, राजस्थान के आम आवाम के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों को राजस्थान में शिकस्त देंगे। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के तैयार बैठा हुआ है। हमारा हिंदुस्तान का किसान देख लो, राजस्थान का किसान देख लो, रोजगार देख लो, नौजवान देख लो, आप हमारी जो ओपीएस था उसको ले लो, हमारी जो चिरंजीवी प्रमुख योजना थी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, बंद हो चुकी है, अस्पतालों में हाहाकार मच रहा है, अस्पताल वालों ने इलाज करना बंद कर दिया है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए चुनौती है। अच्छा राजकुमार जी, आपके कांग्रेस के कार्यकाल में कन्हैयालाल हत्या जैसे जघन्य अपराध हुआ, महिलाओं पर इतने ज्यादा मामले दर्ज हुए, बहुत सारी आपराधिक घटनाएं उस समय घटित हुई थी, क्या उन सब बातों को भी भूल गए आप लोग? कांग्रेस पार्टी को सारी घटनाएं याद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आंखें खोल के 24 घंटे 365 दिन राजस्थान की सेवा कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि चुनाव आते ही 3 महीने के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो और चाहे कार्यकर्ता हो, पूरे 5 साल राजस्थान की जनता के बीच में रहे थे। हमको सब पता है कि कहां कहां हमारी कमियां थी और कहां कहां हमने बेहतर काम किया है। हमने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार बेहतर प्रयास किए थे और हमारे प्रयासों में कामयाब भी हुए थे। लेकिन मैं आज जो वर्तमान में स्थिति है, आप लगातार दे रहे हैं, लगातार सारे चैनल 2 दिन से दिखा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से राजस्थान में लूटपाट बची है। और आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम की मीटिंग के अंदर एक वरिष्ठ एमएलए जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, वो पिछले 3 महीने से नाराज है, वो मीटिंग छोड़ के भाग रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में बहुत रोष है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आलाकमान से डरते हैं, से बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी बहुत बड़ी आग लगी हुई है, चाहे वो सुरेश गर्ग साहब इस बात को स्वीकार करें या ना करें। हमारी तमाम छोटे बड़े नेताओं से बातचीत लगातार होती रहती है और आप देश के लेवल पे भी देख रहे हैं, हर स्टेट में भी देख रहे हैं, शिवराज सिंह जी स्वयं नाराज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भी नाराज कर रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं, हम देश की बेहतर सेवा करने का हमने संकल्प लिया था। हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, हमारा मकसद ये है कि हम राजस्थान की बेहतर सेवा करें। बिल्कुल। सुरेश जी, एक सवाल ये कि देखिए आपने विधानसभा में कई सांसदों को जो है वो विधायक का टिकट दे दिया, लोग और जो है वो विधायक बन गए सांसद जी, तो अब क्या नया कुछ प्रैक्टिकल करने
नहीं ठीक है, ओके, ठीक है। सुरेश जी से मेरा सवाल, क्या इस बार भी कुछ नया प्रैक्टिकल होने जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, बोलना ही बंद कर दिया उन्होंने तो। नहीं ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सांसद राजकुमार जी, सवाल सुरेश जी से पूछ लूं शायद। करते थे, अब 2-2.5 दिन से एसएमएस ठीक है राजकुमार जी, सुरेश जी से सवाल पूछ लूं। राजकुमार जी सुनिए, सुरेश जी मेरा सवाल बोलती बंद कर दी है। राजकुमार जी प्लीज जी पूछिए। सुरेश जी मेरा सवाल देखिए, आप लोग प्रैक्टिकल में बहुत विश्वास करते हैं कि कई सांसदों को आपने विधायक बना दिया, और इस बार कुछ नया प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा क्या? वो जो विधायक जो सांसद अब विधायक बन गए हैं, इस बार उनकी जगह पर क्या रिप्लेसमेंट में कुछ नया होने वाला है क्या? देखिए, पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग होगी। पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक ट्रांसपेरेंसी है पूरी। पार्लिया कमेटी की बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे, और पूरी पार्लिया कमेटी के जो भी सदस्य वो रहेंगे, और उनकी सबकी सहमति से हर लोकसभा के अंदर अपना कैंडिडेट का चयन होगा। अब राजकुमार जी की कुछ बातों से मैं बताना चाहता हूं। राजकुमार जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने पिछले 5 साल तक 24 घंटे सेवा की है। बिल्कुल निश्चित रूप से राजकुमार जी 24 घंटे सेवा की है, बिल्कुल निश्चित रूप से की है। 24 घंटे आपने राजस्थान में भ्रष्टाचार किया है, वो सेवा की है। आपने अपने विधायकों को खुला छोड़ा है। विधायकों ने जो सरेआम लूटपाट गुंडागिर्दी बचाई है, वो आपने किया है। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपने बहुत अच्छी सेवा की है। राजस्थान के अंदर गुंडागिर्दी चरम पे फैलाई है, महिला अत्याचार चरम पे किए हैं, और भ्रष्टाचार में नंबर 1 आप ही रहे हैं। ये आपने बहुत 24 घंटे की सेवा ये इस तरह की। अगर आपने अच्छा काम किया होता, आपने आपकी जो योजनाएं चालू की है, अगर अच्छी होती तो जनता राजस्थान की बालिकाएं हमको याद कर रही है। आपने केवल घोषणाएं की है। शहीद स्मारक पर राजस्थान के नौजवान याद कर रहे हैं। पता होगा ना 25 सितंबर 2022 की घटना, 25 सितंबर 2022 की घटना आपको पता होगा ना। आला कमान ने एक पर्ची भेजी थी, उस पर्ची की जगह आपके जो मुख्यमंत्री है दूसरी जगह विधायकों को लेकर इस्तीफा देकर वहां पे विधानसभा के पास चले गए थे। जब आपके पास में ये स्थिति है तो राजकुमार जी आप अपने गिरिवान में जाके देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कोई नंबर बढ़ने वाला नहीं है। कांग्रेस में इस तरह से चिल्लाने से राजकुमार जी कोई आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। राजकुमार जी कोई नंबर नहीं बढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो हकीकत है कांग्रेस की, जो आपसी मनमुटाव है वो बताइए। मोहब्बत की दुकान तो यही बंद हो गई आपकी। वो एक राजकुमार घूमता रहता ना, बार बार लॉन्च करते रहते हो, लॉन्च करते हो, वो लॉन्च करने से पहले ही बैठ जाता है। कम से कम 10 से 15 बार तो आप लॉन्च कर चुके हो उसको, लेकिन वो सक्सेस ही नहीं होता, और उसकी वजह से आपकी पार्टी डूबती जा रही है। तो आपको अपना मंथन करना चाहिए कांग्रेस को कि भैया हमारी क्या दुर्दशा हुई है, उस पर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल। हेमंत जी मेरा सवाल आपसे, देखिए चलिए ठीक है। सुरेश जी मेरा सवाल आपसे, देखिए बीजेपी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो क्या ऐसा ये बूस्टअप कहां से मिलता है जो हमेशा आप लोग चुनावी मोड में रहते हैं? क्या पीएम मोदी से मिलता है, या कार्यकर्ता ही आपके इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हमेशा वो एक्टिव मोड में रहते हैं? देखिए सौरभ भाई, ये बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल से काम करता है, लगन से काम करता है, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है। उनको ये पता है एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उनको ये पता है कि एक किसान का बेटा है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जब उनको पता है कि एक छोटा शिक्षक के रूप में एक छोटा व्यक्ति वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, एक आदिवासी नेता जो आदिवासी महिला है वो राष्ट्रपति बन सकती है, तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता लगन से काम करता है सौरभ भाई। उनको उम्मीद है कि हमें यहाँ पे हमको सेवा करने का मौका मिलेगा, और उसकी इज्जत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर जयपुर में भी आते हैं, राजस्थान में आते हैं, तो हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, उसको इज्जत मिलती है, इसलिए वो 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता लगा रहता है। ये सुशासन वाली सरकार है, जो एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देखिए विश्व भारत जो है वो कहां से कहां पहुंच गया सौरभ भाई। 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था आ गई, आतंकवादी घटनाएं हमने बंद कर दी, धारा 370 हमने हटा दी, 500 साल से रामलला इंतजार कर रहे थे वो भव्य मंदिर हमने बना दिया।
इस तरह के जो काम किए हैं तो जनता और हमारा कार्यकर्ता अपूर्व हमारे लिए समर्पित रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहता है कि क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है, कार्यकर्ताओं के हित में काम करती है। चलिए 370 के आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 ठीक है, अच्छा ठीक है, अनुच्छेद 370 आपने हटाया, ठीक है सुरेश जी, अनुच्छेद 370 आपने हटाया, लेकिन इस बार 370 का आंकड़ा भी आपने बीजेपी के लिए फिट किया है, तो इससे क्या उससे कोरिलेट कर रहे हैं क्या? 370 आपने हटा दिया तो आपको 370 सीट भी चाहिए बीजेपी को अकेले। देखिए सौरभ भाई, ये हमारा मिशन है कि हम 370 जीत के आएंगे। 303 सीटें हम 2019 में जीत के आए थे, 285 सीटें हम 2014 में जीत के आए थे। अब हमारा अगला मिशन है कि 370 सीटें पूरे हिंदुस्तान में जीत के आएंगे। जहां जहां मैं बता रहा हूं ना, कई ऐसे राज्य होंगे जहां पे कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। आज हिंदुस्तान के मतलब 80% राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, वो स्थिति हम कांग्रेस की कर देंगे। चले ठीक है, तो हम 370 ठीक है। हेमंत जी एक मेरा सवाल, ठीक है, आप लोग पूरी तरीके से विपक्ष को खत्म कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात। हेमंत जी एक मेरा सवाल, आप तो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार, मैं विपक्ष जब खत्म हो जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक वक्तव्य कहीं मैं पढ़ रहा था, वो उन्होंने लिखा कि एक सरकार जो अगर विपक्ष विहीन हो गई तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो क्या पूरे देश में अगर सिर्फ बीजेपी हर जगह जैसा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे भारत को, सिर्फ और बीजेपी ही अगर हो जाएगी, विपक्ष खत्म हो जाएगी, भूमिका नहीं रहेगी, ये तो देश के लिए कैसा होगा? आप तो बेहतर समझा सकते हैं, समझते हैं आप। सौरभ जी, मैं बार बार बहुत जिम्मेदारी के साथ ही चैनलों पे बात कहता हूं कि एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि कांग्रेस क्यों खत्म होती जा रही है। क्योंकि कांग्रेस खत्म होने का मतलब है विपक्ष का कमजोर होना, और विपक्ष का कमजोर होने का मतलब है लोकतंत्र का कमजोर होना, और लोकतंत्र का कमजोर होने का मतलब है देश पर संकट आना। तो देखिए, बीजेपी तो चाहेगी ना, वो तो चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, हर पार्टी चाहेगी वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, उसमें उनकी क्या गलती है? लेकिन गलती तो कांग्रेस की है ना। जो राहुल गांधी है वो इस तरह की उटपटांग हरकतें क्यों करते हैं, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? वो युवाओं को नशेड़ी कहते हैं। अरे काशी के युवाओं को आप नशेड़ी कहते हैं, ये क्या अच्छी बात है क्या? पत्रकारों से जात पूछ लेते हैं, पत्रकारों से जात पूछेंगे, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है, ये पूछ लेंगे, उनके मालिक का नाम पूछते हैं, ये पूछते हैं, तो ये इनका आला कमान है, ये इनका आला कमान है क्या? अरे भाई, कब तक आप गांधी परिवार की स्तुति में लगे रहोगे? और मैंने कहा ना कि गांधी परिवार की स्तुति में सबसे आगे अशोक गहलोत है। जब आपको याद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक अलग टीम बनाई थी जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल सारे लोग थे, तब उसी टीम को कमजोर करने का काम अशोक गहलोत ने किया। और आज भी सोनिया गांधी को रायबरेली से चुनाव नहीं लड़वा की और राज्यसभा के रास्ते उनको भेज रहे हैं ना, अशोक गहलोत भेज रहे हैं ना। अब जिन आला कमान के पास हिंदी पट्टी राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है, उनका आला कमान पार्टी की नैया कैसे पार लगा पाएगा? और राजकुमार जी, ठीक है, राजकुमार जी एक मेरा सवाल आपसे, ठीक है सर, आपकी बात है। राजकुमार जी मेरा एक सवाल, देखिए इतनी देर से आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं, कोई भी शब्द मैंने ऐसा इस्तेमाल आपके लिए नहीं किया जिससे आप आहत हो, और आपके बड़े नेता राजकुमार जी, राहुल जी किसी पत्रकार से ये पूछ लें कि आप अपनी जात बताओ, तुम ओबीसी हो कि कौन से जात हो, अपने मालिक का नाम बताओ, तो क्या आपको लगता है ये एक ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है जो देश का कहीं न कहीं पीएम बनने का ख्वाब देखता है, उसको इस तरीके के सवाल पूछना चाहिए? संभाव क्यों नहीं है? हमारे आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपके लिए सब बराबर होंगे, सबका साथ सबका विकास बीजेपी कहती है, ऐसा तोड़ आप नहीं ला रहे हैं, आप सीधे कटाक्ष कर रहे हैं, आप कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आप इस बयान को शायद आप देखे होंगे पत्रकार को लेकर। सौरभ जी, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के युवा और बड़े नेता हैं, हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन है। मैं ये कह नहीं रहा हूं वो नहीं है। राहुल गांधी है जिनके नाना जी देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनकी दादी जी देश के प्रधानमंत्री, ये सब मैं सब जानता हूं कि राहुल गांधी युवराज हैं, आप लोग कहते हैं, सभी हमारे बीजेपी वाले कहते हैं, लेकिन एक युवराज को इस तरीके के बयान देना शोभा देता है? इस तरीके कटाक्ष करना, पत्रकारों से उनकी जात पूछ लेना, मालिक का नाम पूछ लेना। हिंदुस्तान के एकमात्र नेता है जो लग्जरियस लाइफ जीने के बावजूद भी लंबी लंबी पैदल यात्राएं कर रहे हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बर्फ गिरे,
और सिंगल टी शर्ट के अंदर हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज उठाने के लिए, हिंदुस्तान के बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए, हिंदुस्तान में अमन चैन लाने के लिए, हिंदुस्तान में अमीर गरीब की जो खाई है उसको खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए राहुल गांधी अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ करके सड़कों पे पैदल घूम रहे हैं। पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की, अब फिर लगातार यात्राएं चल रही है। तो राहुल गांधी तो वो नेता है जो अपने एरिया घिस रहे हैं, जो पाँव में छाले कर रहे हैं, लेकिन टी-शर्ट में निकले फिर हैं। ठीक है, इतना मेहनत किए, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आप पहुंचे, लेकिन 3 राज्यों में आपका नतीजा ही सिफर हो गया, एकदम मामला खराब हो गया। मध्य प्रदेश में आपने देखा, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, मेहनत तो खूब की है, लेकिन उसका जब नतीजे नहीं, रिजल्ट ही नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके विषय में बताएंगे क्या थोड़ा? गौरव जी, हम भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा वोटों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के आवाम की आवाज उठा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों को जगा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों की जो आवाज नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको पहुंचाने का काम आप जो है संतों वाली यात्रा कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको वोट नहीं चाहिए। राजनीति में पहली बार कोई ऐसा कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अगर राहुल गांधी ऐसा सोच रहे हैं, आपको वोट नहीं चाहिए, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हेमंत जी वोट नहीं कर रहे यात्रा, बहुत अच्छी बात। कभी कहते हैं ना दिल की बात आ जाती है, दिल की बात जुबान पर आ जाती है। ठीक है हेमंत जी, मैं एक छोटा सा विश्लेषण चाहता हूँ। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया साहब हमको वोट नहीं चाहिए, हम वोट के लिए न भारत जोड़ो यात्रा किए, न वोट के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा करें, इनको वोट नहीं चाहिए, सिर्फ यात्रा कर रहे हैं। यात्रा हो रही है। देखिए राजकुमार जी, कि एक मजदूर 12 घंटे काम करता है और केवल वो अपना पेट भर पाता है। अरे राहुल गांधी, मैं कहता हूं रोज 100 किलोमीटर चलिए ना, उससे क्या मतलब है? अरे रिजल्ट ओरिएंटेड काम जब तक नहीं होगा, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चाहते हैं ना या नहीं चाहते मुझे बताइए? और वो मेहनत से रिजल्ट लाना चाहते हैं क्या? ये तो ब्रेन का खेल है राजकुमार जी, ये बात तो आप और हम सब समझते हैं भाई। ये तो बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है, बहुत 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 साधारण सी बात है। क्या केवल पैदल चलकर एक टी शर्ट में घूमकर क्या देश को चला पाएंगे? क्या ये जरूरी है क्या कि देश को चलाने के लिए टी शर्ट पहनना जरूरी है क्या विदेश में जाके और भारत को बहुत ज्यादा स्वेटर भी पहन सकते थे? क्या बात है? तो ये क्या तर्क दे रहे हैं राजकुमार जी? देखिए एक बात, बहुत गहरी बात मैं आज आपको कह रहा हूं राजकुमार जी, जब तक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की आत्मा नहीं जागेगी तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। अब वो स्थिति आ गई है कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को जागना होगा, क्रांति लानी होगी, कांग्रेस तब भी मजबूत हो पाएगी, वरना इस तरह की बातों से तो कांग्रेस मजबूत कभी हो नहीं सकती। इन्होंने कोरोना के लिए हिंदुस्तान की सरकार को सबसे पहले आगाह किया था। अरे वो ठीक है राजकुमार जी, वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ। नोटबंदी में, चलिए आपने नोटबंदी में देखा था, आप हाथ जेब में डालते हैं और दिखा देते हैं जेब फटी हुई है, ये भी तस्वीर दर्शकों ने देखा, दुनिया ने देखा, सबको पता है राहुल गांधी कितने साधारण है। अच्छी बात है, किसानों के घर पे जाते हैं, खाना भी खाते हैं और अच्छी बात है, करना चाहिए। सुरेश जी, फाइनल कमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे, फाइनल कमेंट चाहेंगे इस आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर, सिर्फ अपने अपनी पार्टी की बात करेंगे, जो है फाइनल कमेंट आपको होगा। देखिए मैंने आपको बताया है कि हमारा मिशन भारतीय जनता पार्टी का 370 और एनडीए का 400 पार, वो मिशन है, हम उस पर सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके अंदर हमारे कैंडिडेट तय होंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जो 10 साल का सुशासन है, जो विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे पास मौजूद है, तो हमें किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है राजकुमार जी, फाइनल कमेंट प्लीज। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता, तमाम नेता पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर 25 के 25 सांसदों को बेहतर हिमाचल के एमएलए भाग गए आपके। चलिए ठीक है, आगे डॉक्टर हेमंत भाई, ठीक है, ओके डॉक्टर हेमंत भाई जी, मैं आपसे चाहता हूं फाइनल कमेंट इस पूरे चुनाव को लेकर एक छोटा सा विश्लेषण कर दें, फिर इसके बाद प्रोग्राम वाइड अप। देखिए सौरभ जी, बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस बिल्कुल सीरियस नहीं है, कांग्रेस के पास कोई तैयारी नहीं है। बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, हमेशा तैयारी करके रखती है, और जिस तरह की उनकी रणनीति बनती है, उनकी क्लस्टर मीटिंग चल रही है, बूथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो कहते हैं हर बूथ पर 370
वोटर्स को आपको आगे बढ़ाना है, तो वो 370 का नारा दे चुके हैं। 370 धारा हटाने के बाद अब 370 सीट की बात कर रहे हैं, 370 वोट एक बूथ पर बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं। तो वो तमाम उनकी तैयारियां इस तरह से चलती है। ठीक है सूर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज हमने कई सारे पहलुओं पर चर्चा की, विस्तार से चर्चा की है। कांग्रेस को अब चिंतन मंथन करने की भी जरूरत है। बीजेपी 370 अकेले लाने की कोशिश कर रही है और इसके बाद बीजेपी के अलायंस 400 के पार इस बार नारा है। कांग्रेस को भी चिंतन मंथन आत्ममंथन करना चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि उनको आगे क्या करना है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी कांग्रेस को कितना न्याय दिला पाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा से कितना राहुल गांधी भारत को कितना जोड़ पाए, और कई सारी यात्राएं और हो सकता है राजनीतिक यात्रा करें, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव है और चुनाव बेहद ही करीब है। देखना होगा कि वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाएगा जो लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।